This conference will now be recorded. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening. Good evening. Good evening. Good evening. So start करें फिर? Yes, sir. Yes, sir. सो कल हमने लिस्ट पढ़ा था. लिस्ट में हमने कल पढ़ा था सिंगल डायमेंशन. आज हम बात करेंगे डबल डायमेंशन की. तो डबल डायमेंशन के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. सो टोटल नंबर ऑफ रो होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. लाइक सो डेटा जो आएगा वो आपका एक रो और कॉलम की फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में. मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी. टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे उसके अंदर एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. तो वन रो, सेकंड रो. सो अब जो भी डेटा स्टोर होगा वो इसलिए रो कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्टोर होगा. ये सारी की सारी हमारे पास रो है, दैट इज 0. ये आपकी 1 रो और ये आपका 2 रो. देन ये हमारे कॉलम्स के इंडेक्स में क्या जाएगा 0, 1 एंड 2. तो जो डेटा स्टोर होगा वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्टोर होगा. सो 0 रो 0 कॉलम, 0 रो and 1 column and 0 रो 2 column. अगेन ये आपकी 1 रो बन जाएगी 0 कॉलम, 1 रो एंड 0 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम एंड 1 रो 2 कॉलम. और ये बन जाएगी आपकी 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम एंड 2 रो 2 कॉलम. तो जितना भी डेटा स्टोर होगा वो आपका एक रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर होगा. इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स. सो अब हमें डिफाइन करना है मैट्रिक्स को, तो किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहले मैंने एक फाइल ओपन कर ली, एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक एरे डिफाइन करें. अभी जो साइन है वो किसके लिए होता है, हमारा सिंगल डायमेंशन के लिए होता है. अब अगर हमें डबल डायमेंशन करना तो इसी के अंदर हम एक एरे और डिफाइन कर देंगे, लाइक 12, 3 एंड 4. अगेन 34, 45, 56, जो भी आपको डेटा डाल स्टोर करना है. नाउ प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए. तो नॉर्मल हमारे पास एरे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा d1.py. रन करेंगे इसको d1.py को. सिंपल एरे प्रिंट हो जाएगा. अलग 3 हमारे पास ये रो आ गई और हर एक रो के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स है. अब इनको अगर हमें अलग अलग प्रिंट करना है तो हमें उसकी इंडेक्सिंग मेंशन करनी पड़ेगी. सो इंडेक्स के क्या लिखेंगे, प्रिंट ए ऑफ 0 रो एंड 0 कॉलम. देन दूसरी रो हमारी 0 1 पे है तो 0 1 0 2. देन मैंने इसको कॉपी किया, 1 रो 0 कॉलम एंड थर्ड वन 2 रो. सारी इंडेक्सिंग को अलग अलग क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे. अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे अलग अलग प्रिंट होंगे. तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, अलग अलग प्रिंट हो गए. बट मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, मैट्रिक्स है, अभी 10 बाई 10 की है. मान लेते हैं 100 बाई 100 की होती या 10 बाई 10 की होती तो 100 एलिमेंट होते हैं. तो उतने टाइम हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रिंट करना पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं. अब लूप जनरली जो हमारे पास सिंगल डायमेंशन था उसके अंदर हमारे पास रो थी तो 0 to n जा रही थी. तो यहाँ पे हमारे पास रो भी है एंड कॉलम्स भी हैं. तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप क्या होता है, हमारे पास एक दो लूप उसके अंदर बेसिकली होते हैं. आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है. आउटर लूप एक टाइम पे एक बार चलता है, जम करके इनर पे आ जाता है और इनर लूप पूरा पूरा चलता है जब तक कि टर्मिनेट ना हो जाए.
तो यहाँ पे हम 2 लूप चलाएंगे, वन इज आउटर एंड सेकंड वन इज इनर। पहला लूप हमारा रो के लिए होगा, दूसरा लूप किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड एक लूप मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 0 to 3, टोटल कितने कॉलम है, रो है 3। दूसरा लूप चला दिया j इन रेंज 0 to 3। नाउ प्रिंट कराएंगे, प्रिंट a ऑफ i j, i रो j कॉलम। तो जो पहला लूप है वो हमारा आउटर लूप है, दिस वन, ये एक बार चलेगा, जम करके अपने इनर लूप पे आएगा। इनर लूप पूरा चलेगा जब तक कि टर्मिनेट ना हो जाए। जैसे हमारा आउटर लूप टर्मिनेट होगा तो पूरा इनर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो आई की वैल्यू 0, 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। जे पे जाएगा, जे की वैल्यू कितनी है, 0, 3 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट कराएगा, ए ऑफ आई जे, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0। सो अब देखो ये हमारे पास 3 रो है, पहली रो 0 इंडेक्स पे गई होगी, दूसरी रो 1 इंडेक्स पे, तीसरी रो 2 इंडेक्स पे। सो पहला आई की वैल्यू 0 है तो वो 0 रो का आया होगा यहाँ पे, दिस वन। जे की वैल्यू 0 हुई तो 0 रो हमारे पास ये है। इस 0 रो का 0 एलिमेंट, 0 इंडेक्स का एलिमेंट कौन सा है, 12 है। तो क्या प्रिंट करेगा, 12। फिर जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 3। जे की वैल्यू 2 होगी, कौन सा एलिमेंट है, 45। अब जैसे जे की वैल्यू 3 होगी ये लूप टर्मिनेट होगा, वापस कहाँ पे जाएगा, आउटर पे। अब आउटर यानी कि आई की वैल्यू 0 से क्या कर देगा, 1। तो अब वो कहाँ पे जाएगा, 1 रो पे। अब 1 रो पे जब लूप गया तो जे की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0। तो 0 इंडेक्स इसकी है तो क्या प्रिंट करेगा, 1 0। एंड 1 0 पे क्या है हमारा 34, 1 1 पे 56 एंड 1 2 पे क्या आ जाएगा, 67। सो अब हम इसको लिखेंगे एक बार, एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम। सेव करके रन करेंगे तो अभी भी सेम एलिमेंट प्रिंट होंगे, बट पहले हमें सबको अलग अलग प्रिंट करना पड़ रहा था। अब हमने ए ऑफ आई के एक बार लिखा, अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, लूप चला दिया। बट अभी भी ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही साथ अलग अलग आ जाएंगे। और कहते हैं अलग अलग ना है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका प्रिंट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट कर्सर को कहाँ प्लेस करता है, न्यू लाइन पे, यानी कि पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा और कर्सर को प्लेस कर देगा न्यू लाइन पे। बट हमें न्यू लाइन प्लेस नहीं करनी है तो एंड इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, स्लैश टी, यानी कि जो ये न्यू लाइन एंड हो किससे हो, स्लैश टी, यानी कि टैब के गैप से हो। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो अब ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, एक ही लाइन पे सारे के सारे एलिमेंट शो हो जाएंगे। एक ही लाइन पे आ गए, क्योंकि अभी हमने कहीं पे भी ये लाइन ब्रेक नहीं हुई। बट मैं चाहता हूँ कि लाइन ये ब्रेक 3 एलिमेंट पे एक लाइन में प्रिंट हो, फिर अगली रो के जो 3 एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। तो जो पहला लूप है वो हमें रो प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड लूप उस रो के जितने भी कॉलम है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे सेकंड वाला लूप प्रिंट होगा, टर्मिनेट होगा, तो पहली रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो देन यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट। प्रिंट मैंने कुछ नहीं लिखा तो डायरेक्टली वो कहाँ प्लेस हो जाएगा, न्यू लाइन पे। अब रन करेंगे इसको। तो अब ये एज ए मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा अलग अलग रो में। सो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। एरे के एलिमेंट को अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, जैसे हमने कल सिंगल डायमेंशन एरे को यूजर से इनपुट लिया था, सेम हम किसको इनपुट लेंगे, यूजर से। तो देखो वहां पे हम यूज कर रहे थे अपेंड फंक्शन का। अब अपेंड फंक्शन कल मैंने आपको बताया था, अपेंड एक सिंगल डायमेंशन एरे की लास्ट इंडेक्स में मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रो एंड कॉलम्स है। जबकि अगर अपेंड फंक्शन का हम यूज करेंगे तो जितने भी इंडेक्स होंगे उन सबकी लास्ट में क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी कि एक सिंगल डायमेंशन एरे क्या करेगा, जनरेट करेगा। जबकि हमें टोटल नंबर ऑफ रो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। तो इसके 2 तरीके हैं इसको इनपुट कराने के। पहला तरीका है कि जो हमारा एरे है, एरे को यहाँ पे हम डिफाइन करें और पहले इसके अंदर को डिफॉल्ट वैल्यू इनिशिएट कर दें, दैट इज 0 0 एंड 0। सो वैल्यू तो 0 दे दी, बट उसके अंदर एक इंडेक्स क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी। सो मैंने कहा अगेन 0 0 एंड 0, मैंने थर्ड एरे दे दिया 0 0 एंड 0। सो एक मैट्रिक्स बन जाएगी 3 by 3 की, जिसमें हमारी 3 इंडेक्स होंगी और हर एक इंडेक्स में हमारे पास 3 वैल्यू होंगी, दैट इज 0 0। अब एक्चुअली 0 0 वैल्यू है, सो मेमोरी ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है, सो इसका डेटा हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं।
सो अब मैंने यहाँ पे लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 0 to 3 और j in range 0 to 3। प्रिंट करा देंगे यहाँ पे हम आई जे। सबसे पहले यूजर ने इनपुट लिया a of आई जे आई रो j कॉलम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। देन अब हम यहाँ पे लूप चला देंगे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर और आई इन रेंज 0 to 3 और j in range and 0 to 3, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम्स है। देन यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे a of आई जे आई रो एंड j कॉलम। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी है कि वैल्यू डिफॉल्ट किस तरह की 0 है। तो हर एक 3 रो बनाई, हर एक रो में हमने 3 एलिमेंट ऐड करे। तो उसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएंगी 3 रो एंड 3 कॉलम्स की। देन अब हमने यहाँ पे लूप चला के उन सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। अब मैं सेव करके रन करता हूँ इसको d2.py d2.py। integer or slice कुछ स्पेलिंग इसमें this one। एलिमेंट इनपुट कर रहा है, हम एलिमेंट इनपुट कराएंगे और ये सारे एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट कराना है तो हम कोड में हमने यहाँ पे क्या लगा देंगे एंड रेस्टी और जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो प्रिंट कर दे न्यू लाइन पे प्लेस हो जाए। इंडेंट का इसमें ध्यान रखना है क्योंकि पूरा कोड इसका इंडेंट बेसिस पे चलता है। वन 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी एलिमेंट हम इसके अंदर इनपुट करेंगे पूरा डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। बट हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो 3x3 की थी। अब मान लेते हैं मैट्रिक्स हमारी 10x10 की होती, तो अगर 3x3 की थी तो पहले हमने ब्लैंक मैट्रिक्स में डिफाइन करी, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करी 0 0 से। बट अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 100 एलिमेंट स्टोर करने 10x10 की मैट्रिक्स में, सो हमें 100 वैल्यू 0 0 डिफाइन करनी पड़ेगी। बट मैं चाहता हूँ कि हमें कोई भी वैल्यू डिफाइन ना करनी पड़े और डेटा हमारा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। सो अगर हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेशन की बात करें तो हमने कल आपको बताया था अपेंड फंक्शन जो एरे की सिंगल डायमेंशन एरे की लास्ट इंडेक्स मेमोरी क्या करता है, जनरेट करता है। सो अगर हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे तो उसको ऐसे सिंगल डायमेंशन एरे बना देगा, जबकि वैल्यू हमें कितने चाहिए, मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहले एरे को हमने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, ब्लैंक। देन इस जो आपका फॉर लूप है इसके अंदर एक एरे डिफाइन करा बी और बी एरे को हमने ब्लैंक रखा। देन एक एलिमेंट इनपुट कराएंगे हम एम के अंदर, जो यूजर एलिमेंट इनपुट करेगा अब वो कहाँ पा जाएगा, बी डॉट अपेंड। अब पहले जो डेटा है, क्योंकि देखो हमारे पास जो मल्टी डायमेंशन एरे होगा उसमें अलग अलग रो होंगी, तो हर एक रो के अंदर तो डेटा एक रो की फॉर्म में आएगा। तो रो हमने बनाई, बी हमने एक एरे लिया रो के लिए और ये हमारा एक कंप्लीट एरे है, यानी कि जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये एरे डिफाइन होगा।
जे वाला लूप इस बी एरे के अंदर उतने एलिमेंट ऐड करेगा। कितने एलिमेंट ऐड? 3 बार लूप चलेगा तो 3 एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे एज ए रो की फॉर्म में। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा, जब ये लूप हमारा टर्मिनेट होगा तो इसके अंदर अपेंड कर देंगे ए को, बी को। सो इस तरीके से काम करेगा। लाइक मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स एरे लिया। सबसे पहले हमारे पास ए एरे है जो भी हमारा ब्लैंक है, अभी उसके अंदर ना तो कोई रो है ना ही कोई कॉलम है। देन हमने एरे लिया बी। अब जब ये बी एरे हमने यहाँ पे डिफाइन करा तो ये लूप चलेगा आई का, एक बार चला बी एरे डिफाइन होता है। अब जे का लूप चलेगा, 3 एलिमेंट इनपुट कराएगा, 0 to 3 चलेगा, यानी कि 3 एलिमेंट इनपुट होंगे। एक एलिमेंट एम के अंदर जाएगा और वो एलिमेंट बी एरे के अंदर क्या होगा? अपेंड होगा, यानी कि बी एरे के अंदर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा रो बाई रो और उसको कहाँ पे ऐड कर देगा? एम के अंदर। सो अब इस एरे के अंदर मान लिया हमारे 3 एलिमेंट ऐड हो गए। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये आपका सेकेंड, ये एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो गए। इसके अंदर हमने को डेटा भी प्लेस कर दिया, जो भी एम की वैल्यू थी वो इसके अंदर ऐड होती रहेगी, लाइक 3, 12/4। देन जब ये लूप टर्मिनेट होगा जे वाला, तो वो कहाँ पे जाएगा? इसके अंदर। और क्या लिखा? ए डॉट अपेंड बी, यानी कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, इसके अंदर अपेंड कर देगा बी को। तो ये पूरी पूरी मैट्रिक्स है वो यहाँ से अपेंड होकर कहाँ पे आ जाएगी? इस ए एरे के अंदर। तो ये मैट्रिक्स आपकी पूरी पूरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन अगेन लूप चलेगा, फिर से आई की वैल्यू 1 होगी, और फिर से एक बी ब्लैंक एरे डिफाइन होगा, उसके अंदर अगेन 3 एलिमेंट इनपुट होंगे और वो क्या होता रहेगा? इसके अंदर अपेंड होता रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं एरे के साइज को कोई भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सेव करके इसको रन करूंगा। इंटेंशन So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सबको इतना? सो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है आपका फंक्शन। क्या होते हैं? आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एनी कोड और टास्क अगेन एंड अगेन। Again and again. There are two type of function. पहला होता है आपका रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप। दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। अगेन जो आपका नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है वो भी दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। तो फंक्शन बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी भी कोड या स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि एक बार हमने फंक्शन लिख दिया तो उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि सेम डेफिनेशन आपकी किसकी होती है? लूप की। लूप भी क्या करता है? किसी भी कोड या स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता है। बट लूप और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका लूप है वो विद इन स्कोप होता है, यानी कि जहां पे हमने लूप लगाया और जितनी बार हमने लूप चलाया उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, ना तो उससे कम होगा ना ही उससे ज्यादा होगा। जबकि फंक्शन का जो स्कोप है वो विद इन फाइल होता है। एक फाइल के अंदर अगर हमने कोई फंक्शन बना के रख दिया तो उस फाइल के अंदर उसको हम कहीं पे भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।
फंक्शन आपका तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल ना करें। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन एंड नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन में हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जब यूजर कॉल करेगा, जंप करके अपनी बॉडी पे जाएगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा जहां पे फंक्शन को यूजर ने कॉल करा है। नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। रिटर्न टाइप एज वेल एज रिटर्न टाइप दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट फंक्शन जब यूजर कॉल करेगा तो कुछ आर्गुमेंट एज ए इनपुट रिक्वायर्ड करेंगे और नॉन आर्गुमेंट के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराते। फॉर एग्जांपल अगर हम एटीएम का एग्जांपल लें, आप जैसे आप एटीएम में जाते हो, आप एक फंक्शन कॉल करते हो बैलेंस इंक्वायरी। तो जब आप बैलेंस इंक्वायरी फंक्शन को कॉल करोगे तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि आपको कब से कब तक का बैलेंस बताना है। जब आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो आपको करंट बैलेंस शो कर देगा। यानी कि वो फंक्शन क्या है, हमारा नॉन आर्गुमेंट फंक्शन है, यानी कि उसने आपसे कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी इनपुट नहीं लिया है, जस्ट आपका करंट बैलेंस शो कराया। जो करंट बैलेंस शो कराया उसने स्क्रीन पे कराया, सो वो आपको कुछ आउटपुट भी रिटर्न, कुछ वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सो फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप है एंड नॉन आर्गुमेंट है। रिटर्न टाइप फंक्शन, जैसे आपने विड्रॉ फंक्शन पे क्लिक करा, जैसे आप उसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा अमाउंट टू विड्रॉ, यानी कि जो अमाउंट यूजर एंटर कर रहा है उसके अंदर वो अमाउंट क्या हो गया, हमारा एज आर्गुमेंट हो गया। जितना आर्गुमेंट, जितना भी हमें अमाउंट चाहिए विड्रॉ करना है, उतना अमाउंट वो क्या पूछेगा, एज इनपुट लेगा। देन जो अमाउंट आपने एंटर करा है उसको प्रोसीड करेगा, प्रोसीड करने के बाद वो आपको एक कैश अमाउंट रिटर्न करेगा। तो जो कैश रिटर्न कर रहा है वो क्या होगा, रिटर्न टाइप वैल्यू। तो जो आपका विड्रॉ फंक्शन है वो रिटर्न टाइप एज वेल एज नॉन आर्गुमेंट फंक्शन, यानी कि एक आर्गुमेंट भी रिक्वायर्ड कर रहा है और एक वैल्यू भी आपको रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन रिटर्न टाइप हो या नॉन रिटर्न टाइप हो, आर्गुमेंट हो या नॉन आर्गुमेंट हो, सबका काम क्या होता है, किसी भी कोड या स्टेटमेंट को रिपीट करना। सो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि लाइक कब हमें रिटर्न टाइप बनाना है, कब नॉन रिटर्न टाइप बनाना है, कब आर्गुमेंट बनाना है या कब नॉन आर्गुमेंट बनाना है। सो मैं आपको बताता हूं कैसे डिफाइन करेंगे। सो टू क्रिएट फंक्शन वी यूज डेफ कीवर्ड। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का, चाहे वो रिटर्न टाइप हो चाहे नॉन रिटर्न टाइप हो, आर्गुमेंट हो या नॉन आर्गुमेंट हो। जब भी हम सी या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर फंक्शन बनाते हैं, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए हम लिखते हैं वॉइड, और रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, उसका टाइप, जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, व्हाटएवर जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सो कैसे फंक्शन को डिफाइन करना है वो देखिए, मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ f1। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे डेफ कीवर्ड का। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया ऐड, जो बेसिकली एक फंक्शन है। अब फंक्शन की जितनी भी स्टेटमेंट है वो आपकी टैब के इंडेंट्स आएंगी। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, पहले कॉलन लगाएंगे और जितनी भी स्टेटमेंट होगी उनमें हम टैब का इंडेंट देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10, प्रिंट करा देंगे। सी एक वेरिएबल लिया, ए और बी की वैल्यू को ऐड करा और देन प्रिंट करा देंगे ए कॉमा बी ए प्लस बी, एज ए मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया इक्वल्स टू सी। तो सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया ऐड, जिसके अंदर हमने लॉजिक लिखा दो नंबर को ऐड करने का। फाइल को सेव करा, fun1.py, नाउ रन करेंगे fun1.py को। प्रोग्राम रन करेंगे लेकिन हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। प्रोग्राम तो रन हुआ लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि जो हमारे पास ये फंक्शन है वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल ना करें। सो अगर फंक्शन को कॉल करना है तो उसको हम कॉल करेंगे। सो मैंने यहाँ पे कॉल करा, ऐड फंक्शन का नाम है, सेव करके रन करेंगे तो जो भी यूजर ने कोड लिखा वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा। 20 + 10 = 30। तो ये जो हमारा फंक्शन है बेसिकली वो क्या है, हमारा नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। जबकि वैल्यू प्रिंट तो हो रही है लेकिन प्रिंट कहाँ पे हो रही है, फंक्शन के अंदर। इसको अगर मैं फंक्शन के बाहर कहीं पे एक्सेस करूंगा तो वो वैल्यू हमारी एक्सेस नहीं होगी। तो ये फंक्शन क्या है, हमारा नॉन रिटर्न टाइप है। आर्गुमेंट या नॉन आर्गुमेंट, फंक्शन क्या है हमारा नॉन आर्गुमेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराया।
सो फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप है, नॉन आर्गुमेंट है, लेकिन काम क्या कर रहा है, फिर भी कर रहा है। सो हम क्यों इसको आर्गुमेंट बना रहे हैं, क्यों हम इसको रिटर्न टाइप बना रहे हैं। सपोज करो हमने दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया। अब नंबर को यूजर कॉल करेंगे, पहले यूजर ने कॉल करा, मान लिया दूसरे यूजर ने कॉल करा, तीसरे, तीन अलग अलग यूजर कॉल करते हैं। अब रन करेंगे तो तीनों के लिए आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। पहले यूजर ने कॉल करा तब भी उसने 20 और 10 को ऐड करा, दूसरे यूजर ने कॉल करा तब भी उसने 20 और 10 को ऐड कॉल करा, तीसरे यूजर ने कॉल करा तो उसने भी 20 और 10 को ऐड करा। यानी कि हर एक यूजर के लिए आउटपुट क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। तो क्या हर एक यूजर सेम नंबर ऐड करेगा, बट हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो कौन पास करा है, यूजर। यानी कि जो लॉजिक है वो तो फंक्शन के अंदर लिखा रहे, लेकिन उसका जो डेटा है जो कैलकुलेट होगा वो कौन पास करा है, यूजर पास करा है। तो जब कोई फंक्शन फिक्स डेटा को एग्जीक्यूट करता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, नॉन आर्गुमेंट। लेकिन जब भी कोई फंक्शन ऐसे डेटा को एग्जीक्यूट करे जिसका इनपुट यूजर के थ्रू आए, यानी कि जब यूजर उस फंक्शन को कॉल करे देन वो उसके अंदर डेटा पास कराए, तो फंक्शन को हम क्या बनाएंगे, आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट बनाने के लिए फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल पास करा देंगे। मैंने कहा ए कॉमा बी, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे वैल्यू में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा दो आर्गुमेंट रिक्वायर करेगा, पहला नंबर ए के अंदर आ जाएगा, दूसरा नंबर बी के अंदर आ जाएगा। इसको हम सेव करके रन करेंगे fun2.py, लेकिन जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। तो एक एरर दिखा देगा, एड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी। तो जो फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड कर रहा है और हमने कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर पास नहीं कराया। तो जो भी यूजर इसको कॉल करेगा वही अपने आर्गुमेंट इसके अंदर क्या करेगा, पास कराएगा। 45 and 34, 45 and 56। तो जो भी डेटा यूजर इसके अंदर पास कराएगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, कैलकुलेशन। सो अब पहले यूजर ने 12 और 34 पास कराया तो उसके अकॉर्डिंग उसने ऐड कर दिया, दूसरे यूजर ने 45 34 पास कराया तो उसके अकॉर्डिंग पास कॉल कर लिया, तीसरे यूजर ने 45 56 पास कराया तो उसके अकॉर्डिंग डेटा एग्जीक्यूट हो गया। सो अगर कोई भी फंक्शन ऐसे डेटा को एग्जीक्यूट करे जिसका इनपुट यूजर के थ्रू आए तो उस फंक्शन को हम क्या पास करा देंगे, आर्गुमेंट। सो अभी जो फंक्शन है, जो आर्गुमेंट है वो हम दो तरीके से पास करा सकते हैं। एक होती है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और एक होती है हमारे पास फॉर्मल वैल्यू। यानी कि जब भी किसी भी आर्गुमेंट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो दो तरीके से पास हो सकते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट जब किसी भी आर्गुमेंट फंक्शन को हम कॉल करते हैं और आर्गुमेंट में कोई फिक्स्ड वैल्यू पास कराते हैं तो वो आर्गुमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे एक्चुअल। जब भी किसी आर्गुमेंट फंक्शन को हम कॉल करते हैं और आर्गुमेंट में कोई वेरिएबल वैल्यू पास कराते हैं तो वो आर्गुमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे फॉर्मल। सो अभी जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास कराई वो आर्गुमेंट क्या आते हैं, हमारे एक्चुअल थे, क्योंकि ये वैल्यू क्या जा रही है 12 34 फिक्स हो गई। अब यही वैल्यू अगर हमें यूजर से लेनी है तो उसको हम किस में लेंगे, वेरिएबल्स के अंदर, और वो आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे फॉर्मल। सो नाउ अब मैंने दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पे, एक वेरिएबल लिया x की वैल्यू 20, एक वेरिएबल लिया y और y की वैल्यू दे दी 10। देन इसके अंदर हम क्या पास करा देंगे, x और y। सो x की वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर होगी, a के अंदर, y की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, b के अंदर। जो फंक्शन के आर्गुमेंट वेरिएबल है और जो वेरिएबल अपने पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वो कॉमन भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्कोप क्या है, हमारा अलग अलग है। x वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा, x वेरिएबल की वैल्यू a वेरिएबल के अंदर कॉपी होगी। अभी जो x y हमने इसके अंदर पास कराया है ये आर्गुमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाएंगे। अब रन करेंगे इसको तो आउटपुट शो हो जाएगा। सेम ये वैल्यू अगर यूजर से भी इनपुट लेनी है तो यहाँ पे लगा देंगे इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन y इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। तो जब इसको हम कॉल करेंगे तो दो आर्गुमेंट आएंगे, एक x के अंदर चला जाएगा और एक y, 3 और 4 अकॉर्डिंगली आउटपुट शो हो जाएगा। तो जो फंक्शन है हमारा वो फॉर्मल आर्गुमेंट पास कराया हमारे। अब आपको रिटर्न टाइप के लिए आपको आर्गुमेंट क्लियर हो गया होगा, नॉन आर्गुमेंट क्लियर हो गया, लेकिन अब हमें ये जो फंक्शन है वो अभी भी हमारा क्या है, नॉन आर्गुमेंट है। हेलो सर वो सेमीकोलम इतना क्लियर है सब लोगों को? सर सेमीकोलम लगा हुआ है वो सिंटैक्स एरर शो नहीं करेगा? नो इसके अंदर पाइथन के अंदर सेमीकोलंस नहीं आते हैं, इवन एरर नहीं आई कुछ,
बट इसके अंदर हम सेमीकोलन को ऐड नहीं करते। सर तो वो सिंटेक्स अभी जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, नो सिंटेक्स मिसिंग ये था क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास कोई दूसरी स्टेटमेंट उसके आगे नहीं लिखी हुई थी। अगर आगे कोई स्टेटमेंट होती देन सिंटेक्स ऐड रहता। सो ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा अभी नॉन रिटर्न टाइप है, क्योंकि ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो ए बी के अंदर जा रही है। बी ने क्या करा, उसकी वैल्यू को ऐड करा और यहीं पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यानी कि जो ए बी की वैल्यू आई थी वो इस फंक्शन के अंदर से आई थी, एक्स और वाई के अंदर थे। सी ने क्या करा, सी वेरिएबल में ए बी की वैल्यू ऐड हो रही है। सो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो सी की वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो सी की वैल्यू कर रहा है। अब अगर इस सी की वैल्यू को इस फंक्शन के बाहर मुझे यूज करना होगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं, प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू, तो वो इस लाइन के अंदर एरर दे देगा, क्योंकि जो सी वेरिएबल है वो कहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन के अंदर, और हम उसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं, कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो अब यहाँ पे एरर दिखा देगा सी वेरिएबल। फर्स्ट नंबर इनपुट कराएगा, सेकंड नंबर इनपुट कराएगा, तो आउटपुट तो प्रिंट हुआ, लेकिन जब हम सी को प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि जो सी वेरिएबल है कहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन के अंदर डिफाइन है, तो इसको इस फंक्शन के बाहर में यूज नहीं कर सकता, जबकि कॉल तो हम उस फंक्शन के बाहर ही कर रहे हैं। लाइक एटीएम से आपने विड्रॉ करा, जैसा विड्रॉ अमाउंट एंटर करोगे, मशीन उस अमाउंट को विड्रॉ करेगी, कैलकुलेट करेगी, देन आपको प्रोसीड करेगी। तो जो अमाउंट है वो तो अभी एटीएम मशीन के अंदर ही है, तो मशीन के अंदर हाथ डाल के पैसा नहीं निकालेंगे, मशीन हमें उस कैश को रिटर्न करेगी। तो अभी जो डेटा है वो हमारा पूरा पूरा इस फंक्शन के अंदर है। अब उस डेटा को मुझे फंक्शन के बाहर यूज करना है, तो उसको हम क्या बना देंगे, रिटर्न टाइप। सो फंक्शन के लास्ट में कीवर्ड लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न, और किसको रिटर्न कराना है, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। एक टाइम पे कोई आपका एक ही वेरिएबल रिटर्न हो सकता है, लाइक अगर नीचे में रिटर्न ए लिखता हूँ सी के बाद, तो एक्चुअली रिटर्न सी को करेगा, क्योंकि यही से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और वो दूसरे रिटर्न के ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो एक टाइम पे एक ही रिटर्न को यूज कर सकते हैं, ज्यादा रिटर्न यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट रिटर्न लिखा तो इसके बाद वो दूसरे रिटर्न के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अब ये वैल्यू रिटर्न कहाँ पे करेगा, जहां से हमने इसको कॉल करा है। तो फंक्शन कॉल कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब उसको रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल ले लो, कुछ भी नाम हो सकता है, दैट इज सी। अब जो सी की वैल्यू है वो कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, पी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और आप प्रिंट कराएंगे पी को, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी जो डेटा हमारा सी के अंदर था। तो मैंने एंटर करा रिटर्न सी इंटेंट, सेव करके रन करेंगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो सी की वैल्यू क्या थी, 15, और यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो गया, 15 प्रिंट हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम जो आर्गुमेंट है, जितने भी हमें इनपुट चाहिए उतने हम इसके अंदर आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। लेकिन सपोज करो अगर मुझे फंक्शन के अंदर 100 इनपुट चाहिए, या 100 वैल्यू या 200 वैल्यू इनपुट चाहिए, तो हमें उतने वेरिएबल पास कराने पड़ेंगे। सो अब हम चाहते हैं कि वेरिएबल हमारा एक ही हो और उसी के अंदर हम अलग अलग आर्गुमेंट पास करा सके, तो हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में एरे को भी पास करा सकते हैं। तो अगर आर्गुमेंट में एरे पास कराना, तो फंक्शन ले लिया मैंने डेफ f1, और एक वेरिएबल लिया a, देन मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट एरे इज फॉर I in a, देन प्रिंट I। नाउ जब इसको हम कॉल करेंगे तो एक वेरिएबल लिया AR और इसके अंदर एक एरे पास करा दिया, जितनी भी वैल्यू आप इसके अंदर पास कराओगे, कॉल करा है F1 को, और आर्गुमेंट पास करा देंगे AR। अब आर्गुमेंट हमने AR पास कराया, क्या था, एक एरे वेरिएबल था, तो अब इस ए वेरिएबल के अंदर क्या जाएगा, एरे जाएगा। अगर सिंगल वैल्यू पास कराएंगे तो एरे सिंगल वेरिएबल लेगा, अगर हमने इसके अंदर एरे वेरिएबल पास कराया तो उसका लेगा एरे वेरिएबल। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं, like fun3.py।
अब रन करा cls 13.py, तो हम एज ए सिंगल वेरिएबल भी आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं, हम उसको एज ए मल्टीपल आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका डिफॉल्ट वैल्यू। तो जब भी हम किसी फंक्शन को आर्गुमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर आर्गुमेंट वैल्यू पास कराना मैंडेटरी होता है। अगर आर्गुमेंट पास नहीं कराओगे तो वो एक एरर क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन को एज ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, यानी कि उसको एज ए आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं और उसको एज ए नॉन आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो लाइक मैंने एक फंक्शन इसके अंदर क्रिएट करा def f1, एक वेरिएबल लिया x और देन प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ x, value of x is equals to comma x. Now अब इसको मैं कॉल करता हूँ f1 को और आर्गुमेंट में मैंने पास करा दिया 100 वैल्यू। तो जो 100 वैल्यू है वो x के अंदर जाएगी और आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 100। fun4.py के नाम से सेव करा, रन करेंगे इसको fun4.py। तो यहाँ पे आउटपुट सिंपल आ गया वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 100। पर सपोज करो इसको अगर मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराता हूँ तो देन यहाँ पे एक एरर शो कर देगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट रिक्वायर्ड कर रहा है x और उसकी वैल्यू में पास करना मैंडेटरी है। बाकी सब लैंग्वेज के अंदर यही होता है कि अगर हमने एक आर्गुमेंट फंक्शन बनाया है तो उसके अंदर वो आर्गुमेंट मेंशन करना आपको मैंडेटरी होगा। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का, यानी कि आपने एक आर्गुमेंट फंक्शन बनाया तो उसकी एक वैल्यू क्या कर देंगे, हम डिफॉल्ट वैल्यू फिक्स कर देंगे, दैट इज मैंने कहा 10। अब अगर इसके अंदर यूजर आर्गुमेंट पास कराएगा तो ये 10 वैल्यू से क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराएगा तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 40 ले लेगा। तो नाउ मैंने यहाँ पे पास करा दिया 100 वैल्यू, तो 100 वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी बाई 10 से। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कराता हूँ तो देन पहले क्या आई थी, एरर आई थी। अब वो एरर नहीं दिखाएगा, अब उसकी वैल्यू का डिफाइन कर देगा 10। यानी कि फंक्शन को आप एज ए आर्गुमेंट भी ले सकते हो, आप उसको एज ए नॉन आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? नो। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग। Sir, why Python? पाइथन बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जनरली जो पाइथन का हम यूज करते हैं वो आपका मशीन लर्निंग, डेटा या एआई के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डेटा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के अंदर जितने भी आपके मॉडल्स हैं, एल्गोरिथम है, मैक्सिमम वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में बने हैं। लेकिन पाइथन के अंदर जो आपका पिप होता है वो किसी भी मॉडल को या किसी भी टेक्नोलॉजी के कोड को पाइथन के अंदर सपोर्ट कर सकता है। बाकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपकी जावा होती है, पाइथन और आपका पीएचपी होती है, आपकी सी शार्प होती है। क्लियर? Okay, sir. Thank you. Sir, I have a question. तो ना, हाँ बोलिए। Sir, या जब बोलिए। हाई लेवल लैंग्वेज है और इतने एडवांस है तो हम सी और जावा की यूज करते हैं। सर बहुत सारी कंपनीज ये सी देखिए जो और आप, करती है। ओके देखो, हर एक कंपनी का अपना एक डेवलपमेंट होता है। कुछ कंपनी पीएचपी के ऊपर काम करती है, कुछ जावा के ऊपर काम करती है। हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ एडवांस होता है, हर एक टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ एडवांस है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ड्रॉबैक होते हैं। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जनरली जैसे आपने बोला सी और सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस का जो यूज होता है, सी और सी प्लस प्लस बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होती है। और जो सी और सी प्लस प्लस का यूज होता है वो बेसिकली एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके लिए करते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा वगैरह बनाने के लिए। हाई लेवल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं जावा का, कुछ कंपनी यूज करती है सी शार्प का, कुछ कंपनी यूज करती है पाइथन का। अब जैसे सी शार्प जिसका पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, और माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट बनना है तो माइक्रोसॉफ्ट का हमें जो लाइसेंस है वो परचेज करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका पाइथन है वो आपका ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं होती है।
इवन आपका जो जावा है वो भी आपकी एक तरीके से ओपन सोर्स है, उसके लिए भी कोई लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब जो आपका जावा है, जावा के अंदर आपका मशीन लर्निंग या डेटा साइंस इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि पूरा मॉडल उसमें हमें खुद लिखना पड़ता है, जबकि पाइथन किसी भी मॉडल को सपोर्ट कर लेता है। इसीलिए मैक्सिमम यूज किसका करते हैं, मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लिए पाइथन का करते हैं। अब आपने बोला कुछ कंपनी जावा पे काम कर रही है, कुछ कंपनी आपकी किसी अदर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो बेसिकली जो कंपनी के पास जिस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट होगा वो उसी पे वर्क करेगी। लाइक अगर एक कंपनी ने ऑलरेडी जावा के ऊपर प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसका जो एड ऑन करेगा वो जावा में ही करेगा, या तो नहीं कि पूरा पूरा वो वापस उसको पाइथन में आके डेवलप करे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका फाइल हैंडलिंग। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग is a process to read and write data from a file. In Python, there are number of functions, number of classes and functions available to deal. फिर अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए टाइपिंग करने में तो उसको इग्नोर कर देना। Available to deal with a file. To deal main function is open and require two argument, source and mode. बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं। एक होता है आपका आर फॉर रीड, आरबी फॉर रीड बाइनरी, डब्ल्यू फॉर राइट, डब्ल्यूबी फॉर राइट बाइनरी एंड ए फॉर अपेंड। सो फाइल हैंडलिंग, तो अभी तक हमने जितना भी कोड करा उसके अंदर हमने एक लॉजिक लिखा। अब लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हमें डेटा को स्टोर करना होता है। अब डेटा स्टोर कहाँ पर हो रहा है? हमारा वेरिएबल में, वेरिएबल में स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, या जैसा भी हमने एरे लिया, लिस्ट ली या डिक्शनरी है उसके अंदर स्टोर होता है, या हमारा सेट्स है उसके अंदर डेटा हमारा बेसिकली स्टोर हो रहा है। तो ये जितना भी है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी एलोकेशन है, यानी कि जब तक प्रोग्राम रनिंग मोड पे रहेगा डेटा इन वेरिएबल्स के अंदर या लिस्ट के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल रहेगा। जैसे प्रोग्राम रनिंग मोड से हटेगा पूरा पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अगर हमें किसी भी डेटा को परमानेंटली क्या करना है, सेव करना है। लाइक अभी आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपको एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड प्रिंट करना है। लाइक आपने रोल नंबर उसका इनपुट कराया, नेम इनपुट कराया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स इनपुट कराए, आपने टोटल परसेंटेज रिजल्ट कैलकुलेट करा और डेटा प्रिंट हो गया, रन करा, एक स्टूडेंट की डिटेल वहां पे शो हो गई। लेकिन जब ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ और आप दोबारा रन करोगे तो जो आपका पुराना डेटा है वो क्या हो चुका होगा, फ्लश हो चुका होगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा पुराना डेटा भी हमारा परमानेंटली सेव हो जाए। तो एक्चुअल में जो डेटा होता है हमारा वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में या आपका किसी भी लिस्ट में, वो हमारा टेम्पररी रहता है। फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन होगा तब वो डेटा स्टोर रहेगा, जैसे प्रोग्राम रनिंग मोड से हटेगा पूरा पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट उसी डेटा को अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो हमारे पास दो मीडियम है, या तो डेटा को हम एक फाइल के अंदर स्टोर करेंगे या एक डेटाबेस में स्टोर करेंगे। फाइल के अंदर अगर डेटा हमारा स्टोर हुआ तो हमारी लोकल मशीन पे रहेगा, लोकल मशीन पे हम उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं तो डेटाबेस हमारा सेंट्रलाइज होता है, तो किसी भी लोकेशन पर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल को, डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल में, कि फाइल के अंदर डेटा इसमें कैसे स्टोर करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो किसी भी फाइल से डेटा को रीड करती है या राइट करता है। पाइथन के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस एंड नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं जो एक फाइल के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। इसका मेन फंक्शन होता है ओपन फंक्शन, जो एक पर्टिकुलर फाइल से डेटा को फाइल को ओपन करेगा डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। बेसिकली इसके अंदर दो आर्गुमेंट हम पास कराते हैं, एक पास कराएंगे सोर्स और दूसरा पास कराएंगे मोड। सोर्स में बताएगा फाइल की लोकेशन और पाथ, फाइल कहाँ पे अवेलेबल है, मीन कहाँ से आपको डेटा को रीड करना है, कहाँ पे आपको डेटा को राइट करना है। देन आपका मोड आता है, आपका मोड।
अब मोड में हम बताएंगे फाइल को आपको रीड करना है, फाइल को आपको राइट करना है, या फाइल को आपको ऑपरेट करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक मोड होता है आर। अगर हमने आर लिखा तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके फाइल को ओपन करेगा, किसमें, डेटा को रीड करने के लिए, यानी कि उस लोकेशन पे वो फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी उसको ओपन कर पाएगा। आर मोड में फाइल को ओपन करेगा रीड मोड पे, लेकिन जो भी डेटा रीड होगा वो ओनली टेक्स्ट होगा, उसके अंदर कोई भी डेटा लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो को हम रीड नहीं कर सकते। लेकिन हमें कुछ इस टाइप का बाइनरी डेटा लाइक ऑडियो है, वीडियो है या इमेजेस है, उसको रीड करना है, तो मोड क्या होगा हमारा, आरबी, रीड बाइनरी। अगर हमने वो डब्ल्यू लिखा तो उस लोकेशन पे जाके एक फाइल क्रिएट करेगा डेटा को राइट करने के लिए, यानी कि नई फाइल क्रिएट करेगा जिसमें हम डेटा राइट कर सके। और जो भी डेटा हमारा राइट होगा वो हमारा टेक्स्ट डेटा राइट होगा, कोई भी बाइनरी डेटा लाइक आपकी इमेज, ऑडियो, वीडियो या आपकी पीडीएफ या एक्सेल फाइल उसके अंदर राइट नहीं होगी। अगर हमें कोई भी बाइनरी डेटा राइट करना है तो हमारे पास मोड होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके लिए होता है, हमारा राइट के लिए होता है। डब्ल्यू बी किसके लिए होता है, बाइनरी के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका ए डब्ल्यू की तरीके से वर्क करेगा, जो काम आपका डब्ल्यू का है वही काम किसका होगा, हमारा ए का होगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि ए और डब्ल्यू में, कि जब भी हम डब्ल्यू मोड का यूज करेंगे और जितनी बार भी फाइल को रन करेंगे हमेशा नई फाइल क्रिएट करेगा। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने एक फाइल क्रिएट करी, उसके अंदर हमने डेटा राइट कर दिया, लेकिन जब दोबारा हम उसको रन करेंगे तो फिर से वो नई फाइल क्रिएट करेगा, यानी कि उस लोकेशन पे जाएगा, फिर से फाइल को क्रिएट करेगा। तो अगर उस नाम की फाइल अगर अवेलेबल होगी तो पहले उसको डिलीट करेगा और देन फिर से नई फाइल क्रिएट करेगा और उसके अंदर डेटा क्या करेगा, राइट करेगा। जबकि जाके चेक करेगा अगर उस लोकेशन पे फाइल अवेलेबल है तो उसी के अंदर डेटा राइट करेगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो देन नई फाइल करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? सर ओके, सो अब मैं इसी फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, इसी के डेटा को मुझे बेसिकली राइट करना है। तो वर्कशॉप फोल्डर के अंदर ही मैंने डेटा को राइट कर दिया, मैंने कहा डेटा डॉट टीएक्सटी, ये फाइल बन गई जिसको मुझे पाइथन के थ्रू क्या करना है, रीड करना है। सो अब हम पाइथन के अंदर जाके एक कोड लिखेंगे। मैंने कहा एफ अरे इक्वल कौन टू कौन सा एक्सटेंशन पढ़ लेता है? फंक्शन है, एक क्या बोल रहे हो? अरे कौन कौन सा एक्सटेंशन पढ़ सकता है डाटा टाइप के, मतलब टेक्स्ट पढ़ेगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पढ़ सकता है, क्या क्या? देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप आर मोड लिखोगे तो सिर्फ टेक्स्ट डेटा रीड करेगा। अब टेक्स्ट डेटा में चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, सबको रीड कर लेगा, बट उन फाइल के अंदर टेक्स्ट डेटा होना चाहिए। अगर कोई भी बाइनरी डेटा है लाइक इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, पीडीएफ है या आपका एक्सेल, आपकी कोई एक्सेल फाइल है, तो उसके डेटा को रीड नहीं करेगा। उसके लिए हमें मोड क्या लगाना पड़ेगा, आरबी, रीड बाइनरी। तो सबसे पहले फाइल का नाम देंगे और लोकेशन डेटा डॉट टीएक्सटी। सिर्फ मैंने फाइल का नाम लिखा, जो हमें रीड करनी है उसका पाथ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जहां पे मेरी ये फाइल सेव है वहीं पे मैं अपनी प्रोग्राम को सेव करूंगा। अगर आपका प्रोग्राम अलग है, फाइल की लोकेशन अलग है, तो उस केस में उस फाइल का पूरा पूरा पाथ हमें मेंशन करना पड़ेगा जहां से हमें डेटा को रीड करना है। सो देन अब ये तो हमने फाइल का नाम बता दिया। अब ये देखो, फाइल को हम रीड करें राइट करें, फंक्शन कौन सा होता है, ओपन ही होता है। सो अब हमें रीड करना है राइट करना, वो उसे कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पास कराएंगे मोड। अभी मोड में मैंने तो अब ये इस लोकेशन पे जाके इस फाइल को ओपन करेगा उसके कंटेंट को रीड करने के लिए। देन अब ये फाइल ओपन होके कहाँ पे आ गई, एफ वेरिएबल के अंदर। पूरा डेटा भी अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो फाइल एफ के अंदर आ गई, फंक्शन होता है रीड फंक्शन, जो इस फाइल के पूरे डेटा को रीड करेगा। फाइल के ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद, मीन रीड होने के बाद या राइट होने के बाद, उसके ऑब्जेक्ट को क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आप उसको क्लोज नहीं करोगे तो अदर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे लिखा एफ डॉट क्लोज। अब सेव करेंगे, मैंने कहा r1.py, इस नाम से फाइल को हमने सेव कर दिया। अब जब रन करूंगा तो इस फाइल का जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा हमारा रीड होकर आ जाएगा। तो मैंने कहा r1.py, तो जितना भी डेटा उस फाइल के अंदर था वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। r1.py, जितना भी डेटा था। तो इसके ऊपर और भी कंटेंट है, दिखा देता हूँ एक बार।
देखो ये पूरे कंटेंट इस फाइल के आगे जितने भी हमने लिखे थे, डिसीजन कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड, ये जितना भी डेटा तक लिखा था वो पूरा डेटा उसने यहाँ पे प्रिंट करा है। बट ये जितना भी डेटा प्रिंट कर रहा है वो एक साथ में पूरा डेटा एक साथ रीड कर रहा है। बट हम चाहते हैं पूरा डेटा एक साथ रीड ना करें, लाइन बाय लाइन रीड करें। मान लेते हैं इसी फाइल के अंदर किसी भी स्टूडेंट की डिटेल्स है, जिसमें स्टूडेंट का नाम भी है, मार्क्स भी है, उसका एड्रेस भी है, कॉन्टेक्ट डिटेल भी है, तो वो तो सारे मान ले 1000 ऑफ स्टूडेंट का डेटा है, तो पूरे डेटा को एक साथ रीड कर लेगा। बट मुझे सारे डेटा को अलग अलग रीड करना है, तो रीड मेथड क्या करता है, पूरे डेटा को एक साथ रीड करता है। अलग अलग रीड करना है तो हमारे पास फंक्शन होता है रीड लाइन। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमें डेटा करना है इसको लाइन बाय लाइन रीड, तो इसको मैंने करा कॉपी, और लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए फंक्शन होता है हमारे पास एस, एक वेरिएबल लिया एफ डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, पहली मान लीजिए यही फाइल है, अब इसकी पहली लाइन को रीड करेगा, इतनी लाइन को, और जंप करके कहाँ आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, लेकिन नेक्स्ट लाइन रीड नहीं करेगा, वो डेटा को लाइन बाय लाइन ही रीड करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है इसको, तो आप यहाँ पे देखोगे अब इसके अंदर सिर्फ पहली लाइन आएगी, बाकी लाइन शो नहीं होगी, सिर्फ पहली लाइन आएगी। अब अगर दूसरी लाइन को रीड करना है तो फिर से क्या करेंगे, रीड लाइन को कॉल करेंगे, यानी कि जितनी भी लाइन होंगी उतनी बार क्या करते रहेंगे, उसको रीड करते रहेंगे। सो अब अगर मान लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फाइल के अंदर कितनी लाइन है, क्योंकि अगर हम 1000 ऑफ लाइन या 1000 ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा, रीड लाइन को कॉल करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या कर देंगे, लूप चला देंगे। अब लूप चलाएंगे तो लूप में हमें बताना पड़ेगा ना कितनी बार चलाना है, तो जितनी लाइन होंगी उतनी बार लूप चलाएंगे। सो अब मान लेते हैं कि ये हमें कहाँ तक लूप चलाना है, देखो पहली लाइन को रीड करेगा, जब लाइन को अवेलेबल होगी तो कोई डेटा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में, फिर देन दूसरी लाइन को रीड करेगा, एक टाइम पे रीड करते करते एंड में आएगा, जब एंड में आएगा तो कोई डेटा नहीं आएगा, तो क्या रिटर्न करेगा, नल, यानी कि जब तक उसे नल नहीं मिल जाता। तो अब यहाँ पे लूप चला देंगे, फाइल एस के अंदर हमारे पास क्या है, जो डेटा स्ट्रिंग डेटा है, और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो जब तक उसको नल नहीं मिल जाता, वन बाय वन डेटा क्या करेगा, रीड करेगा और प्रिंट करता रहेगा, और एस इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एफ डॉट रीड लाइन। अब मैं रन करूंगा तो अब ये डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, मींस आउटपुट अभी भी वही आएगा, पूरे डेटा को रीड करेगा, बट पहले पूरा डेटा एक साथ रीड कर रहा था, अब डेटा क्या रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अगर मुझे मान लिया किसी फाइल को क्रिएट करना है, तो मैंने कहा f इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम दिया मैंने a.txt और मोड क्या लिख दिया a, यानी कि अब ये इस लोकेशन पे जाके एक फाइल क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा, a होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पे वर्कशॉप नाम का फोल्डर है, वर्कशॉप। अब आप यहाँ पे देखोगे अभी कोई भी फाइल नहीं है ए नाम की, अलग अलग फाइल है, एक txt फाइल है डेटा नाम की, लेकिन ए नाम की कोई भी फाइल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एस इक्वल्स टू और दिस इज माय डेटा। अब ये ओपन लिखा a.txt, मोड हमारा w है, तो इस लोकेशन पे जाके फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब उस डेटा के उस फाइल के अंदर डेटा राइट करना है, क्या डेटा राइट करना है वो हमने एस के अंदर ले लिया, क्या लिखेंगे, एफ डॉट राइट एस, और क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट मैसेज आ जाए, डेटा सेव इन फाइल, और एफ को यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेव करा है इसको, फाइल का नाम दिया मैंने कहा w1.py। अब रन करेंगे w1.py को, तो सिंपल एक मैसेज मिलेगा आपको जिसमें लिखा होगा डेटा सेव। अब जाके चेक करेंगे फोल्डर के अंदर क्या वो फाइल क्रिएट हुई या नहीं, हाँ a.txt नाम की फाइल क्रिएट हो गई। अब जैसे आप इसको ओपन करें तो इसके अंदर डेटा लिखा आएगा, दिस इज माय डेटा, जो भी डेटा आपने इसके अंदर लिखा। अगर यही डेटा में यूजर से इनपुट लेना है तो हम ये वैल्यू यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। सो यहाँ पे एस की जगह यहाँ पे ले लेंगे इनपुट, एंटर डेटा फॉर फाइल, यूजर फाइल के लिए डेटा एंटर करेगा, सेव करके रन करेंगे। दिस इज फर्स्ट लाइन, अब इसके अंदर क्या लिखा आ जाएगा, फर्स्ट लाइन। चेक करेंगे आगे फाइल को तो a.txt नाम की फाइल बन गई, दिस इज फर्स्ट लाइन। लेकिन मान लेते हैं कि मैं इसको अगेन रन कर, एक लाइन फर्स्ट लाइन, अगेन मैंने रन करा और यहाँ पे लिख दिया दिस इज सेकंड लाइन,
तो अब अगेन क्या दिखा रहा है मैसेज, फाइल इज डेटा सेविंग फाइल, लेकिन जब फाइल को रन करें तो पुराना डेटा क्या हो गया होगा यहाँ से रिमूव, क्योंकि जो आपका W मोड है वो हमेशा नई फाइल क्रिएट करेगा। जितनी बार भी हम इसको रन करेंगे उस लोकेशन पे जाएगा, जाके चेक करेगा कि क्या उस लोकेशन पे उस नाम की फाइल अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो पहली फाइल क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और देन नई फाइल क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। बट हम चाहते हैं कि पुराना डेटा भी रहे और नया डेटा भी उसके अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो हम यूज करेंगे मोड W का। तो अब मैंने इसको यहाँ से कर दिया कमेंट, ये डेटा हमारा कमेंट हो गया, और इसको अगेन मैंने कॉपी करा पूरे डेटा को, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया B और मोड दे दिया उसका A। अब रन करेंगे, दिस इज फाइल बनेगी b.txt, ये फर्स्ट लाइन आ गई। अगेन मैंने इसको रन करा, दिस इज सेकेंड लाइन, चेक करेंगे, अब यहाँ पे दूसरी लाइन भी ऐड हो गई। जबकि जब हमने ए मोड लिखा था तो पुराना डेटा क्या हो गया था, ओवरराइट हो गया था W के केस में। जब हम ए लिखेंगे तो पुराना डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी उसके अंदर क्या होता रहेगा, राइट होता रहेगा। लेकिन दोनों आपकी जो डेटा है वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डेटा है वो दूसरी लाइन पे आए, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं /n। तो इससे पहले लगा दो /n और देन कॉन्केटिनेट बाई s। हेलो, तो वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, सो आई थिंक मुझे इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टूडेंट की हम डिटेल स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल लिया r इनपुट एंटर रोल नंबर, n इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम, p इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फिजिक्स मार्क्स, C और M, एंटर केमिस्ट्री मार्क्स, एंटर मैथ्स मार्क्स। सो यूजर रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स इनपुट करेगा। T एक वेरिएबल लिया, P + C + M, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स को हमने ऐड करा। परसेंटेज एक वेरिएबल लिया जिसमें टोटल को 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये वैल्यू में प्योर इंटीजर में चाहिए तो इंट में कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज वो डेसिमल ले लेगा। RS एक वेरिएबल लिया, चेक करा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो RS वेरिएबल के अंदर क्या जाए, पास, नहीं है तो एल्स में जाए, और जो आपका RS वेरिएबल है उसके अंदर क्या जाए, फेल। नाउ अब इसकी वैल्यू को जस्ट मैं अभी प्रिंट करा रहा हूँ, रोल नंबर /t नेम एन के अंदर है, /t फिजिक्स दैट इज P के अंदर है, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल, परसेंटेज और एग्जैक्ट। सिंपल, हमने कोई भी फाइल हैंडलिंग का यूज नहीं करा, एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर ने डेटा इनपुट करा, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट हमने कैलकुलेट करा और डेटा को यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। सेव करते हैं इसको,
w2.py। सो अब इसको मैं करता हूँ रन, w2.py, तो बार यहाँ पे कॉमा आ गया, रोल नंबर 101 ए फिजिक्स केमिस्ट्री में आउटपुट आ गया। अगेन जब मैं इसको रन करूंगा 102 बी ये, लेकिन जो पुराना जो आउटपुट था वो यहाँ से रिमूव हो गया होगा इन वेरिएबल से। बट हम चाहते हैं इसी डेटा को हम परमानेंटली क्या कर दें, सेव कर दें। तो सिंपल डेटा तो हमारे पता आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया f इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम दे दिया मैंने result.txt, मोड क्या कर देंगे उसका r, डेटा क्या करेगा, सॉरी a फॉर अपेंड, डेटा उसके अंदर क्या होगा, राइट होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट f डॉट राइट, अब डेटा हमें राइट करना है। अब राइट में देखो पहले तो हमारे पास एक ही वैल्यू थी, लाइक एस को हम राइट कर रहे थे, अब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, अभी मैं जस्ट 3 वैल्यू को राइट करके देखता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने f डॉट क्लोज और मैसेज आ जाए डेटा सेव इन फाइल, सेव करके रन करेंगे। तो अगेन मैंने रोल नंबर एंटर करा 101, नेम एंटर करा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये डेटा हमने इनपुट कराया। तो डेटा तो प्रिंट हो गया, लेकिन जब डेटा को राइट कर रहे हैं, टेक्स्ट आईओ रैपर डॉट राइट, टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 3 आर गिवन, क्योंकि जो राइट मेथड है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, लेकिन हमने 3 वैल्यू राइट करनी है तो हमने आर्गुमेंट कितने पास करा दिए, 3, जबकि हम 3 आर्गुमेंट इसके अंदर पास नहीं करा सकते, पहले से बना फंक्शन है। जबकि हमें डेटा तो पूरा राइट करना है। हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को कॉन्केट कर देंगे एक सिंगल वेरिएबल में। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, एक वेरिएबल लिया डेटा और जितनी भी वैल्यू है वो कॉन्केट कर दी, रोल नंबर स्लैश tn, साथ में कर्सर कहाँ पे चला जाए, न्यू लाइन पे, तो स्लैश n भी लिख दिया एंड में। अब ये पूरा जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, डेटा वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे हम राइट किसको कर देंगे, डेटा पे। सेव करके रन करेंगे, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, लेकिन अभी भी क्या आ गई, एक एरर आ गई। अब एरर क्या है हमारी, अलग है। पहले एरर क्या थी, टेक ओनली 1 आर्गुमेंट, जबकि अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट टपल। मैंने आपको कल स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने कॉन्केटिनेशन का हमने डिस्कस करा था, कि कॉन्केटिनेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है कॉमा। दोनों में आपको डिफरेंस बताया था कि जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है, कोई नॉन स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको हम स्ट्रिंग में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देन मैंने आपको दूसरा डिफरेंस बताया था कि आपका जो कॉमा है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर लेता है, उसमें हमें स्ट्रिंग में कन्वर्जेशन की जरूरत नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लस ऑपरेटर है वो जितनी भी वैल्यू कॉन्केटिनेट करेगा उनकी एक स्ट्रिंग बनाएगा, जबकि जो आपका कॉमा ऑपरेटर है वो उसी क्या बना देता है, टपल्स यानी कि लिस्ट बना देता है। जबकि आपका जो राइट मेथड है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिक्वायर्ड करता है, या आपका कोई भी टपल या नॉन एरे वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं करता, जबकि इसने क्या बनाया है, एज एरे बनाया है। तो अब इसको जो कॉन्केटिनेट करेंगे वो किससे करेंगे, प्लस से। जब फाइल के अंदर राइट करेंगे ये चीज ध्यान रखना, तो कॉमा प्लस एंड प्लस, जहां पे कॉमा होगा वहां पे प्लस लगा देंगे, और जो इंटीजर वैल्यू होंगी उसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, स्ट्रिंग में, क्योंकि जो प्लस है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है, नॉन स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट नहीं करता है। तो str of m str of t str of percentage, रिजल्ट हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। सेव करके रन करा, रोल नंबर 101, नेम ए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब जाके चेक करेंगे फोल्डर के अंदर, तो एक फाइल बनी होगी result.txt नाम से, ये बन गई। जो डेटा हमने एंटर करा है वो इस फाइल के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अगेन अब चूंकि हमारा मोड ए है तो जितना भी डेटा हम इसके अंदर एंटर करते रहेंगे, 102 बी, अगेन मैंने रन करा 103 सी,
अगेन मैंने रन करा 104D। अब जितना भी डेटा हमने एंटर करा है वो इस फाइल के अंदर क्या हो गया, जाके सेव हो गया। सो अब ये जब कभी भी आप इस फाइल को ओपन करोगे पूरा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। बट अभी देखो जब हम डेटा राइट कर रहे हैं तो डेटा को शो करने के लिए क्या पड़ रहा है, हम यहाँ पे डेटा को राइट करना पड़ रहा है। बट हम चाहते हैं कि जैसे हमारा डेटा राइट हो डायरेक्टली यहाँ पे शो कर दे। सो उसके लिए, क्योंकि जैसे हम डेटा को राइट कर रहे हैं ऐसे हम यहाँ पे इसको हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से फाइल को ओपन करेंगे। f इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, रिजल्ट डॉट txt, और अब मोड क्या देंगे, r। यहाँ पे फाइल को ओपन करा था किस मोड पे, राइट मोड पे, क्योंकि डेटा हमें इसके अंदर राइट करना था। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर से फाइल को मैंने ओपन करा रीड मोड पे। अब डेटा चूंकि मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए तो पहले मैंने कहा प्रिंट, एक टाइटल आ जाए उसके अंदर। सो प्रिंट /t रोल नंबर /t नेम /t फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल परसेंटेज एंड रिजल्ट। देन f ऐसे एक वेरिएबल लिया और f डॉट रीड लाइन, पहली लाइन क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करा देंगे, यहाँ पे लूप चला दिया while s, जब तक सारी की सारी लाइन रीड नहीं कर लेता पहले प्रिंट करा दो s को, s के अंदर फिर से क्या कर लो, नई लाइन रीड कर लो, रीड लाइन। और जब ये फाइल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, f डॉट क्लोज। अब रन करेंगे इसको। अब 105 56 67 89 45, तो पहले डेटा उसने इनपुट करा फिर नीचे यहाँ पे शो करा। किसी ने भी मुझे मैसेज करा है कि यहाँ पे हमने इसको str क्यों लगाया है। देखो हम यहाँ पे जो डेटा राइट कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर। सो इस फाइल का मेथड होता है राइट मेथड, जो एक टाइम पे एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है। एक से ज्यादा आर्गुमेंट उसके अंदर हम पास नहीं करा सकते। जो भी आर्गुमेंट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम कॉन्केटिनेशन करते हैं, यानी कि बहुत सारी वैल्यू को एक साथ जोड़ते हैं, तो उसके लिए कॉन्केटिनेट ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो ऑपरेटर होते हैं, एक कॉमा होता है और एक क्या होता है, प्लस होता है। अगर हम कोई भी वैल्यू कॉन्केटिनेट करते हैं कॉमा से तो क्या बनाता है, वो एक एरे बनाता है, एक इसका टपल्स बनाता है। और अगर हम कॉन्केटिनेट करते हैं प्लस से तो क्या बनाएगा, स्ट्रिंग, यानी कि वैल्यू एक ही रहेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो प्लस ऑपरेटर है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है, नॉन स्ट्रिंग। लाइक जो आपका फिजिक्स था वो हमने इनपुट किस में कराया था, एज ए इंटीजर में। यहाँ पे कन्वर्ट किस में करा था, उसको एज ए इंट में, यानी कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू थी। और प्लस ऑपरेटर फिर स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्केटिनेट करता है। लाइक अगर मैं इसको प्लस कॉन्केटिनेट नहीं करता हूँ, कन्वर्ट नहीं करता हूँ और रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे एक एरर शो कर देगा 106 E, एक एरर दिखा दी, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नोट स्ट्रिंग, क्योंकि जो हमारे पास ये वेरिएबल था सी वो हमारा एक इंटीजर वेरिएबल था और इंटीजर प्लस के साथ कॉन्केटिनेट नहीं होता, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हमने उसको str में कन्वर्ट किया। क्लियर? यस सर। यस सर। सो अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आप लोग भी 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। सर रोल नंबर भी तो स्ट्रिंग होना चाहिए।
हेलो हेलो Yes, sir. बच्चों वॉइस आ गया Yes, तो रेडी, फिर कंटिन्यू करें। ओके yes, sir. तो आपका जो मशीन लर्निंग या आपका एआई या मशीन लर्निंग के लिए जो जो आपका पाइथन के टॉपिक्स थे वो हमने कवर करे। बेसिकली पाइथन अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम उनको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो नॉर्मल कोर पाइथन में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। तो पूरे 2 दिन में पूरी पाइथन को कवर करना वो पॉसिबल नहीं है। और जितना भी आपके आगे वर्कशॉप में, रोबोटिक्स में, आपका एआई में जितना पाइथन यूज होगा उतना पॉसिबल से पॉसिबल मैंने आपको कोशिश करा है कि वो आपको इतना मैं कवर अप करा दूं। लेकिन जब आप पाइथन के एआई के ऊपर वर्क करोगे, एआई पे मशीन लर्निंग आएगी, आपका डेटा साइंस आएगा, तो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की मशीन लर्निंग आएगी। आपकी सुपरवाइज्ड होगी, अनसुपरवाइज्ड होगी, सेमी सुपरवाइज्ड होगी, जिसमें आपका क्लस्टर होगा, रिग्रेशन होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आप मशीन लर्निंग वाली क्लासेस में, एआई वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। लेकिन उसके लिए जनरली जो आपका मशीन लर्निंग है, जैसे अभी बहुत से लोगों ने अभी मुझसे क्वेश्चन करा था व्हाई पाइथन, जिसका मैंने आंसर भी दिया है। सो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरी बनी होती है जिसके थ्रू मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो वो लाइब्रेरी आपकी एआई के अंदर यूज होती है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी लाइब्रेरी जनरली यूज होंगी। अभी मैं आपको जस्ट ये नहीं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, कौन कौन सी होती है। वो एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है, एक अलग ब्रॉड टॉपिक है, जिसको आपकी जो एआई वाला पार्ट है इसमें स्टार्ट होगा तो उसमें आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। लेकिन इसके अंदर कोई लाइब्रेरी यूज होती है, इसका बिल्ट इन कोड ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसको हमें जस्ट यूज करना होता है। तो नंबर ऑफ लाइब्रेरीज होती है, लाइक आपका नमपाई है, न्यूमेरिक पाइथन, आपका पांडास है, या आपका मैटप्लॉट है, मैटप्लॉट LIB, स्काईकिट है, जिसके अंदर आपकी एल्गोरिथम होती है, आपकी वो सारी स्काईकिट के अंदर आती हैं। आपकी ओपन सीवी है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है, और भी 100 ऑफ लाइब्रेरीज है। सो नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास डेटा स्टोर होता है एक एरे की फॉर्म में। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था अभी सिंगल डबल, वो एक्चुअली एरे नहीं था, वो हमारी एक लिस्ट थी। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास किसी भी टाइप का डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जबकि एरे की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। जबकि पाइथन के अंदर डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो नमपाई हमारे पास बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है जो किसी भी डेटा को सिंगल, डबल, मल्टी डायमेंशन की एरे की फॉर्म में स्टोर करती है। साथ में इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन, लाइक अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, साइंटिफिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। इसको डिटेल में जाना है तो आप इसकी एक ऑफिशियल साइट होती है numpy.org, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है। आप वहां से जाकर इसको डीपली के सारे फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं numpy या पांडास के बारे में डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। पांडास भी हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, इसका मतलब होता है पैनल डेटा। जो आपका numpy है उसके अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होता है एरे की फॉर्म में। इसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है वो एक डबल डायमेंशन एरे की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास एक स्केल डेटा होता है, जबकि numpy के अंदर नॉन स्केल डेटा होता है। अब क्योंकि जब भी हम मशीन लर्निंग के डेटा साइंस के ऊपर काम करते हैं तो मेनली हमारा काम स्टार्ट होता है डेटा से। यानी कि सबसे पहले हम डेटा की गैदरिंग करते हैं। जनरली मशीन लर्निंग हमें क्या बताती है कि मशीन लर्निंग बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी मशीन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो अपने प्रीवियस डेटा को लर्न करके एक नया लॉजिक जनरेट कर सके। जैसे हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी रूट को पहली बार जा रहे हैं तो हम उसको पूछते या गूगल मैप की हेल्प से या किसी से पूछते पूछते उस एड्रेस से पहुंचेंगे। लेकिन अगर एक बार हमने वो एड्रेस विजिट कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जब उस एड्रेस को विजिट करेंगे तो हमारी पुरानी मेमोरी हमारे माइंड में रहेगी कि जब मैं इसको इस रूट से गया था तो मुझे क्या क्या ट्रेवल हुआ था, क्या क्या मेरे लिए आसानी थी। तो वो बेसिकली हम अपनी मशीन को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि जो प्रीवियस आउटपुट है उसके बेसिस पे वो नया लॉजिक जनरेट करे। तो मेरे हमारा पहला काम होता है डेटा कलेक्शन का। तो डेटा कलेक्शन हम numpy के थ्रू करेंगे, पांडास के थ्रू करेंगे। देन उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, और डेटा को ग्राफिकली डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे मैटप्लॉट लाइब्रेरी का। स्काईकिट हमारे पास लाइब्रेरी होती है जो डिफरेंट मशीन लर्निंग के लिए एल्गोरिथम इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन इसकी मेन लाइब्रेरी होती है ओपन सीवी। ये बेसिकली हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है।
कोई भी इमेज प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ओपन सीवी का। लाइक आपको इमेज को रीड करना है, इमेज को राइट करना है, वीडियो से इमेज को कैप्चर करना है, वीडियो आपको राइट करनी है, आपको एक इमेज के अंदर से या वीडियो के अंदर से फेस को रिकॉग्नाइज करना है या किसी अदर बॉडी पार्ट को रिकॉग्नाइज करना है, तो जितना भी काम होता है वो हमारा ओपन सीवी के थ्रू होता है। सो सबसे पहले इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले दिन बताया था कि जो आपका पिप होता है, पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, ये बेसिकली हमारे पास एक डिपेंडेंसी होती है। जितनी भी आपकी एक्सटर्नल चीजें होती है जो हमें अपनी पाइथन के अंदर यूज करना होता है, उसको हम अपने पाइथन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। कौन इंस्टॉल करता है, पिप। क्यों करता है, क्योंकि जरूरी नहीं जो भी हम लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन के अंदर वो पाइथन के अंदर ही लिखी हो, तो पिप क्या करेगा, उसको पाइथन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और वहां पे जाके लिखेंगे पिप इंस्टॉल और ओपन सीवी -पाइथन। ये लाइब्रेरी है, को जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये लाइब्रेरी हमारी मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगी। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है मेरी मशीन पे ऑलरेडी, उसने दिखा दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल थी। ऐसी बाकी जितनी भी लाइब्रेरी है लाइक नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉट है, स्काईकिट है, आप डायरेक्टली उस कमांड के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। सो अब मुझे ओपन सीवी के थ्रू एक पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है, एक इमेज को मुझे रीड करना है, तो पहले इमेज में अपने फोल्डर के अंदर कॉपी कर देता हूँ तभी वो इमेज को रीड कर पाएगा। सो मैंने एक इमेज ले ली, मैं कोई भी यहाँ से इमेज ले लेता हूँ, 2 इमेज कॉपी कर लिए, एक 1 और एक 6, और अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। वर्कशॉप फोल्डर के अंदर ही जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इमेज का नाम है 1.jpg, दूसरे का नाम है 6.jpg। मुझे इसको रीड करना है ओपन सीवी के थ्रू, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट CV2। ओपन सीवी के अंदर एक क्लास होती है CV2। CV2 का मतलब होता है कंप्यूटर विजन, और 2 क्या है, उसका वर्जन है। पहले सिर्फ CV2 होती थी कंप्यूटर विजन, अब इसका लेटेस्ट वर्जन CV2 आया है। अब ये CV2 हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो किसी भी इमेज प्रोसेसिंग के साथ के लिए यूज होती है। अब हमें क्या करना है, इसको रीड करना है, तो हमने एक वेरिएबल लिया img इक्वल्स टू CV2.imread। अब एक्चुअल में जो आप इमेज आपको दिखती है ना कंप्यूटर के अंदर, जो आपकी फाइल दिखती है या कोई वीडियो दिखती है, वो आपको ग्राफिक्स के साथ दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो बैकएंड पे कैसे स्टोर हुई होगी, तो कंप्यूटर को नहीं पता ना कि ग्राफिक्स क्या होता है, कलर क्या होता है, तो वो बेसिकली डेटा को एक एरे की फॉर्म में स्टोर करता है। तो एक्चुअली एक इमेज का डेटा किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो CV2 लाइब्रेरी है, क्लास है, imread उसका एक फंक्शन होता है जो इमेज को क्या करेगा, रीड करेगा, और यहाँ पे इमेज का नाम पास करा देंगे, मैंने कहा 1.jpg ना। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ और वो इमेज रीड होकर कहाँ आ जाएगी, img वेरिएबल में, और प्रिंट कराऊंगा मैं img को। तो आप यहाँ पे देखोगे एक हमारे पास इमेज का एक एरे प्रिंट होके आएगा। सो मैंने सेव करा इसको, फाइल का नाम दिया c1.py। अब रन करेंगे c1.py को, देखो ये हमारा आउटपुट आया है, एरे बन के आया बेसिकली। जो इमेज को जब उसने रीड करा तो उसने हमें यहाँ पे एक एरे रिटर्न करा। इस एरे में क्या होंगे, मल्टी डायमेंशन एरे आया होगा, तो ये सारे के सारे एरे आए। इसके अंदर हमारे पास इमेज का जो साइज होगा उसका एरे अलग होगा, हाइट का एरे अलग होगा, विड्थ का एरे अलग होगा, उसका जो कलर है उसका एरे क्या होगा, हमारा अलग होगा। तो बेसिकली जो एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है हमारा इमेज का, ऑडियो का, वीडियो का, तो बेसिकली इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब इस इमेज को जो उसने रीड करा उसको मुझे अपनी मशीन पे डिस्प्ले भी कराना है। तो जैसे हम रीड फंक्शन होता है ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है imshow। तो मैंने यहाँ पे लिखा CV2.imshow
ये दो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड करेगा। सबसे पहले इमेज का टाइटल देंगे जो आपको शो कराना है, तो मैंने कहा माई इमेज, और देन यहाँ पे लिखेंगे सोर्स। अब इमेज रीड होगी कहाँ पाई थी, IMG वेरिएबल में, जो में आपका एक इमेज का एरे आया था। अब रन करेंगे इसको तो हमारी पूरी एक इमेज प्रिंट होगी। लेकिन इमेज प्रिंट तो हुई, लेकिन साथ में डायरेक्टली क्या हो गई, बंद भी हो गई। आपको याद होगा जब आप सी या सी में काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम रन होता है लेकिन आउटपुट बिना शो हुए डायरेक्टली विंडो बंद हो जाती है। तो उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गेट ch का, यानी कि स्क्रीन को तब तक होल्ड करे जब तक पूरा आउटपुट शो ना हो जाए। ऐसे ये भी क्या कर रहा है, पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है और डायरेक्टली आउटपुट को बंद कर रहा है। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है cv2.wait की, वेट की एक फंक्शन होता है, गेट ch होता है, वो भी क्या करता है, तब तक स्क्रीन को होल्ड करेगा जब तक यूजर कोई भी की प्रेस नहीं कर देता। वेट की एक फंक्शन है, जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा जब तक स्क्रीन हमारी एडिटिव रहेगी। अब कौन सी की प्रेस करे, 0, तो जब तक यूजर 0 की प्रेस नहीं करेगा तब तक आउटपुट हमें क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे शो भी हो जाएगी। शो रही इमेज जब तक शो होगी जब तक यूजर 0 की प्रेस नहीं कर देता। 0 की प्रेस करूंगा, इमेज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो भी इमेज आपको यहाँ पे शो करनी है, लाइक मैंने इमेज लिखी यहाँ पे 2.jpg, तो अब हमारी जो 2.jpg इमेज है वो शो हो जाएगी। तो इमेज 2 अवेलेबल नहीं है, 6.jpg है। अब मैं रन करूंगा 6.jpg, तो हमारे पास इमेज आ जाएगी 6.jpg। इसको यहाँ बड़ा करेंगे, बड़ा हो जाएगा जितना इमेज का साइज होगा। 0 की प्रेस करेंगे, ये हमारी बंद हो जाएगी। अब इमेज को हमने रीड करा, इमेज को हमने शो करा। अब मानिए इस इमेज को मुझे राइट भी करना है, इमेज को क्रिएट भी करना है, तो अब हम यहाँ पे जाके लिखेंगे cv2.imWrite। अब सबसे पहले इमेज का नाम देंगे जिस नाम से इमेज राइट करनी है। तो मैंने इमेज का नाम दे दिया copy.jpg, और यहाँ पे लिख देंगे नाम, दैट इज IMG। अभी जैसे ही क्या करेगा, कॉपी करेगा, क्योंकि इमेज तो ऑलरेडी हमने जो रीड करी थी ना, वो IMG के अंदर ऑलरेडी एक इमेज थी। अब उस इमेज का जो डेटा है वो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर राइट कर देंगे। अभी आप यहाँ पे फोल्डर में जाके देखोगे तो इस फोल्डर के अंदर दो इमेज है, एक 1 है और एक 6 है। लेकिन जब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एक इमेज और राइट हो जाएगी इसके अंदर, copy.jpg नाम से। ओके, अब देखो इसको मैंने 0 प्रेस करा, बंद हो गई। अब आउटपुट को जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज और राइट हो जाएगी copy.jpg नाम से। क्लियर? सर इसका फाइल साइज ज्यादा क्यों है? फाइल साइज बोलो, फाइल साइज मतलब इमेज छोटी क्यों हो रही है? नहीं सर, जो कॉपी है वो 15 KB और जो ओरिजिनल था वो 9 KB है। क्योंकि देखो ये जो हमारी इमेज होती है जो हमने डायरेक्टली लिखी थी वो हमने कंप्रेस करके डाली हुई थी मैंने। ये जो 1/6 इमेज है वो मेरी पहले से बनी हुई थी, तो इसको मैंने कंप्रेस करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कंप्रेस नहीं हुई, ये एक्चुअली इमेज में स्टोर हुई। ये ऑलरेडी मेरी कंप्रेस्ड इमेज थी। अब ऐसे ही मुझे डेटा किसी वीडियो से रीड करना है। अब वीडियो क्या होती है, एक्चुअली इमेजेस ही होती है। जैसे हम कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं तो एक बार बटन प्रेस करते हैं, एक इमेज कैप्चर होती है। वीडियो में क्या होगी, सीक्वेंस ऑफ इमेज कैप्चर होती रहती है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। तो बेसिकली आपकी जो वीडियो होती है, एक इमेज का एक कलेक्शन होता है, एक एरे होता है। जितनी भी इमेज एक टाइम इंटरवल के बाद क्रिएट होती रहती है उसका एक एरे क्या होता रहता है, क्रिएट होता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। यानी कि उतनी फ्रेम वहां पे बनती रहती है। तो मैं एक वीडियो आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर उस वीडियो से हम इमेज को कैप्चर करके दिखाएंगे और उस वीडियो की इमेजेस को हम फोल्डर के अंदर भी क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कोई वीडियो मेरे पास पड़ी है या नहीं है। 1.mp4 ये वीडियो है मेरे पास, किसी सॉन्ग की, कोई सॉन्ग होगा शायद ये। ओके, ये हमारे पास एक वीडियो है, एक सॉन्ग है,
उसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस आएगी, तो उन इमेजेस को मुझे रीड करना है। पहले मैं इस वीडियो को कॉपी करके अपने फोल्डर में डाल देता हूँ। तो फोल्डर है हमारे पास डेस्कटॉप पे है, वर्कशॉप के नाम से। यहाँ पे इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। 1.mp4 के नाम से इमेजेस है। अब इसकी इमेज को मुझे रीड करना है, तो सिंपल मैंने एक फाइल बनाई है। एक फाइल में क्रिएट कर देता हूँ, इंपोर्ट cv2। देन मैंने एक वेरिएबल लिया कैप और cv2 डॉट वीडियो कैप्चर। ठीक है, वीडियो कैप्चर हमारे पास दो इसके अंदर एक फंक्शन होता है, क्लास होती है बेसिकली, एक फंक्शन होता है cv2 क्लास के अंदर वीडियो कैप्चर। एक वीडियो को अपने अंदर क्या करता है, कैप्चर करता है, वीडियो से डेटा को रीड करता है। अब इसके अंदर दो तरीके से आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करा सकते हैं, दैट इज 0। अगर मैं 0 पास कराऊंगा तो जो लाइव इमेज लेगा, यानी कि मेरे कैमरे से एक लाइव इमेज लेगा और उसकी इमेज को रीड करेगा। तो पहले मैं लाइव इमेज रीड करके दिखाता हूँ। तो उसने लाइव इमेज रीड करी और कहाँ आ गई, कैप वेरिएबल के अंदर। देन मैंने यहाँ पे लिखा, अब वो कहाँ आ गई, इस कैप वेरिएबल के अंदर आ गई। कुछ भी नाम हो सकता है। अब एक वेरिएबल लिया RET, एक वेरिएबल लिया IMG। फंक्शन होता है कैप डॉट रीड। अब इसके अंदर जो पूरी वीडियो रीड होगी वो इस कैप वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। ये क्या करेगा, 1 बाय 1 इमेज को रीड करेगा। रीड मेथड, पहली इमेज होंगी इसमें फ्रेम के फॉर्म में आई होंगी। पहली फ्रेम यानी कि पहली इमेज को रीड करेगा और दो चीजें रिटर्न करेगा। एक रिटर्न करेगा एक वेरिएबल लिया और एक लिया IMG, दो वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी कि पहली इमेज को रीड करेगा, उस इमेज की जो सोर्स होगी वो इस IMG वेरिएबल में भेज देगा और देन मूव करके कहां आ जाएगा, नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर। वो चेक करेगा क्या नेक्स्ट फ्रेम अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट फ्रेम अवेलेबल होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यानी कि इस RET वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा, जब इमेज ऑलरेडी अवेलेबल होगी नेक्स्ट फ्रेम के अंदर। फॉल्स कब आएगा, जब सारी की सारी फ्रेम के डेटा को रीड कर लेगा। देन IMG हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर क्या आएगी, इमेज की जो सोर्स है उसने रीड करी वो रिटर्न करेगा। देन मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करा देता हूँ cv2 डॉट IMRead। मैंने कहा यहाँ पे माई इमेज एज ए टाइटल, माई इमेज, और देन यहाँ पे पास करा देंगे इमेज का नाम, दैट इज IMG। अब इसके अंदर तो पूरी वीडियो आई है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, कैप डॉट रिलीज। यानी कि अब ये फ्रेम की जो डेटा है उसको रीड करना बंद कर दे। और cv2 डॉट वेट की, जब तक यूजर 0 की प्रेस नहीं करता, जो इमेज उसने रीड करी वो शो होती रहे। अब मैं इसको करता हूं, मैंने कहा c2 डॉट py। अब रन करूंगा c2 डॉट py को, तो देखना ये मेरा लाइव कैमरा ऑन करेगा पहले, और देन वहां की जो वीडियो है उसको रीड करेगा। हैज नॉट एट्रीब्यूट वीडियो कैप्चर, CAPTUR, इसका वीडियो कैप्चर। Attribute video VIDEO and B also capital. ये भी कैमरा ऑन करेगा। इमेज नहीं आई, flags is also be an integer। 1 minute। Cap dot read, रिलीज को हटा देते हैं। ना बता, cap dot release, cap dot ret img
रीड में IMG को पहले प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट IMG। इमेज तो आ रही है बट एक मिनट, सॉरी हम फंक्शन गलत लिख रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं जबकि हमें क्या पास कराना है, उसके अंदर राइट पास कराना है। IM शो ये फंक्शन है क्योंकि हमें इमेज को शो कराना है। सो नाउ रन करेंगे c2.py, पहले कैमरा ऑन करेगा, ठीक है। सो ये हमारी इमेज आ गई। तो उसने लाइव इमेज यहाँ से रीड करी और जो इमेज आई वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले करा दी। सो ये तो हमारी एक लाइव इमेज रीड कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि लाइव इमेज रीड ना हो, हमारी जो इमेज रीड हो वो एक पहले से बनी सोर्स है वहां से रीड करे। तो हमारी इमेज का नाम क्या है, 1.mp4 जो हमारी वीडियो है। तो वीडियो का नाम 1.mp4 है। अब मैंने वीडियो का नाम 1.mp4 पास करा दिया। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब जो वीडियो थे उसने इमेज को रीड कर रहा है, उसको यहाँ से डिस्प्ले करा दे। ओके, सो जो वीडियो की इमेज थी वो उसने वहां से रीड करी और यहाँ पे क्या कर दी, शो कर दी। इवन इस इमेज को मुझे राइट भी करना है। सो राइट करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया cv2.imWrite। क्या राइट करे, मैंने कहा image1.jpg और देन इमेज का नाम img। अब जाके चेक करेंगे, पहले वहां से वीडियो रीड करेगा, इमेज को शो करेगा और देन ये जो इमेज है वो कहाँ पे जाके राइट हुई होगी, आपके फोल्डर के अंदर। तो वर्कशॉप फोल्डर के अंदर जाओगे, इमेज बनी होगी image1.jpg के नाम से, ये आ गई आपकी image1 और यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, सेम इमेज जो उसने वहां से रीड करी है, ठीक है। बट हमें सारी इमेज राइट करनी है क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे एक ही बार रीड को कॉल करा। अब जितनी भी इमेजेस हैं, एक इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट होता रहे, एक फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ न्यू और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दिया ऑल इमेज। ये हमारा फोल्डर का नाम है। इस फोल्डर के अंदर सारी इमेज क्या होती है, राइट होती है 1 by 1। तो अब यहाँ पे हम लूप चला देंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दूसरी फाइल के लिए। पहली इमेज को रीड करेगा। अब यहाँ तो उसने एक ही इमेज रीड करी, अब यहाँ पे लूप चला देंगे व्हाइल ट्रू, व्हाइल आरईटी हमारे पास एक वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स। जब तक उसको अंदर इमेज मिलती रहेंगी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता रहेगा। तो जब तक ट्रू आता रहे, इमेज क्या होती रहे, रीड होती रहे। तो cv2.imWrite इमेज का नाम क्या रहेगा, image1, ठीक है। और देन दूसरी इमेज को यहाँ से रीड कर ले तो RET और ये जो फंक्शन ऊपर लिखा है दोबारा इसको कॉल कर लो img cap.read। अगेन दूसरा फंक्शन इमेज क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। लेकिन अब देखो, जब पहली इमेज को रीड करेगा तो इमेज का नाम image1.jpg होगा। जब दूसरी इमेज रीड करेगा तो उसका नाम भी क्या होगा, image1। तो इमेज तो आती रहेंगी और सारी इमेज, क्योंकि इमेज का नाम सेम है तो सारी ओवरराइट होती रहेंगी। अब इमेज, पहली इमेज image1 हो, दूसरी इमेज image2 हो, तो जो इमेज का नाम है वो भी हमें डायनेमिक चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल लिया x और x की वैल्यू क्या दे दी 1। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया पाथ जिसके अंदर इमेज का नाम आएगा। कहाँ पे जाएगी, मैंने कहा ऑल इमेज जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर किस नाम पे जाएगी, मैंने कहा str of x, क्योंकि x इंटीजर वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या है 1 और एक्सटेंशन क्या होगी उसकी, मैंने कहा .jpg। तो concatenate by .jpg।
तो ये पाथ लिख दिया, ऑल इमेज फोल्डर का नाम है, इमेज का जो नाम होगा वो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और एक्सटेंशन क्या आ जाएगी उसकी डॉट जेपीजी। यहाँ पे क्या लिख देंगे पाथ, क्योंकि पाथ के अंदर इमेज का नाम और लोकेशन दोनों आ गई। और यहाँ पे हम प्रिंट कराते रहेंगे, प्रिंट राइटिंग पाथ, जो वेरिएबल का नाम है इसमें इमेज का नाम भी है इमेज। नाउ सेव करके रन करते हैं c3.py। c3.py देखो रन करेंगे, सारी इमेज क्रिएट कर रहा है। तो सॉरी अभी बंद करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली। देखो अभी भी इसके अंदर एक ही इमेज आई होगी, क्योंकि हमने एक मिस्टेक इसके अंदर कर दी है। इमेज तो वहां पे बहुत सारी क्रिएट हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक ही इमेज आई होगी लास्ट वाली, क्योंकि हमने एक्स वेरिएबल को इंक्रीमेंट नहीं करा है और बार बार इमेज क्या होती रही 1.jpg आती रही। तो यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, एक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। नाउ रन करेंगे अब। तो वीडियो में जितनी भी इमेजेस है उन सबको रीड करेगा। x प्लस 1 और एक जितनी आपकी हाई क्वालिटी की वीडियो होगी, जितने ग्राफिक्स उसके अच्छे होंगे उतनी ज्यादा इमेज। इसके अंदर आपकी मे भी होता है एक एक्सप्रेशन नंबर ऑफ इमेज आ जाए, क्योंकि जब तक हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वीडियो में तब तक उसकी नंबर ऑफ इमेज कैप्चर हो चुकी होती है। एक्सप्रेशन की 10 इमेज 15 इमेज आ जाए। तो अभी ये 345 या 370 इमेज हो गई। मैं इमेज को बंद कर देता हूं, कंट्रोल सी कर दिया मैंने। अब देखो रन करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर ये सारी इमेजेस आ गई, सारी इमेजेस आ गई। तो मैंने आपको बताया था एक एक्सप्रेशन की आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो सकती है, क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेशन चेंज करते हैं तब तक नंबर ऑफ इमेजेस कैप्चर हो चुकी होती है। तो जितनी हाई क्वालिटी की वीडियो होगी उतनी हमारी नंबर ऑफ इमेजेस की जो काउंटिंग है वो ज्यादा होगी। क्लियर? यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना रखते हैं। होपफुली 2 दिनों में आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा। बाकी आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो 2 दिन का आपका एआई का होगा और देन रोबोटिक्स का होगा। सो आप वो कल कंटिन्यू करना। किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ बोलिए सर, ये जहाँ पे आपने सारी लाइब्रेरी हाँ बोलिए। वो लिखी थी उस स्लाइड में, वो दिखा दो एक बार, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सो कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं किसी को, कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? सर इसमें एक एनाकोंडा भी होता है ना, उसका क्या यूज होता है? डियर वो हमारा एक इंटरफेस होता है जहाँ पे हम पाइथन के कोड को रन करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल, मैंने आपको विजुअल कोड में सेटअप करना सिखाया था, इसी तरीके से एनाकोंडा हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। एनाकोंडा होता है, जुपिटर नोटबुक होता है, आपका गूगल कोलैब होता है, किसी भी एनवायरमेंट पे कोड को रन कर सकते हैं। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू।
Okay. Thank you, Thank sir. you.